एक बार शैतान ने अपनी बीवी के कहने पर अपने सातों सर्वेंट यानी 7 डेडली सीन्स को एक ख़ास जगह पर बुलाया। दरअसल शैतान की नई बीवी ये देखना चाहती थी कि जब ये 7 तरह के पाप एक साथ एक जगह पर आ जाएं तो क्या होता है। शैतान अपनी नई बीवी की ख्वाहिश कैसे टाल सकता था, तो उसने अपने सबसे वफादार नौकर रात से कहा, ए रात जाओ और मेरे 7 सीन से कहो कि मुझसे कल महल में आके मिले। रात इन 7 तरह के पाप को करीब से जानती थी। सुबह होने से पहले उसने सबको बता दिया कि शैतान कल तुम सबसे मिलना चाहता है, वो भी एक साथ एक जगह पर। शैतान बुलाए और सीन्स ना आए, हो ही नहीं सकता। सारे सीन्स तय वक्त पर शैतान के तख्त के सामने खड़े थे। अहंकार, लालच, वासना, क्रोध, असंतोष, जलन। शैतान की बीवी ने कहा कि ये क्या, ये तो सिर्फ 6 सीन्स हुए, 7वां कहाँ है। शैतान जोर से हंसा और बोला 7वां आलस है, बस आता ही होगा। थोड़े इंतजार के बाद आलस धीरे से आके सबके साथ खड़ा हो गया। शैतान मुस्कुराया। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो मेरे 7 सर्वेंट, 7 पाप तुम्हारे सामने खड़े हैं। शैतान की बीवी ने बड़े रूखे मन से देखा और बोली, 7 आ गए और कुछ हुआ भी नहीं। मुझे तो यही देखना था कि जब 7 डेडली सीन्स 7 आ जाएं तो क्या होता है। ये सुनकर शैतान ने हुक्म दिया कि 7 पाप एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। 7 सीन्स की आंखों में जैसे एक चमक सी दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और तभी एक तेज बिजली कड़की। सारा आसमान अचानक से काला हो गया और फिर बारिश होने लगी। शैतान की बीवी देखकर खुश भी थी और हैरान भी कि उन काले बादलों से सफेद झूठ बरस रहा था। 1000 करोड़ की लाश, 1000 करोड़ की लाश। Narrated by नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवंबर 2002, मुंबई। एक होटल के बाहर प्रेस वाले जमा हो रहे थे। ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर के फोटोग्राफर्स थे। लंबी गाड़ियाँ, बड़े नाम, रेड कारपेट एंट्री और एक ही सेकंड में चमकती हुई फ्लैश लाइट्स। अगले दिन का पेज 3 भरने के लिए मसाला काफ़ी था। इतना सब होने के बावजूद लोग कह रहे थे कि ये सिंपल वेडिंग पार्टी थी। बिल्कुल थी, क्योंकि एक मीडिया एम्पायर के CEO पैट्रिक मुखर्जी की यह दूसरी शादी थी। पैट्रिक पहली पत्नी गुलशन से आपसी सहमति से डिवोर्स ले चुका था और गुलशन के साथ पैट्रिक के 2 जवान बेटी भी थे, एक रोहित मुखर्जी और दूसरा मिहिर मुखर्जी, जिनसे पैट्रिक ने कभी कुछ नहीं छिपाया था। इन सब के अलावा एक बात और थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। वो थी ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट ईशानी, जो पैट्रिक से 17 साल छोटी थी। 17 ईयर्स। कपल के बीच उम्र का एक गैप ईशानी की ब्यूटी पर SOLD सोल्ड का टेक लगाने के लिए काफ़ी था। वहीं पैट्रिक को जानने वाले जानते थे कि ऐसा कोई शौक नहीं था जो उसने पूरा ना किया हो। यही वजह थी कि पार्टी में पैट्रिक के गिने चुने दोस्त शामिल हुए और ईशानी की तरफ से अगर कोई पार्टी में मौजूद था वो थी उसकी बेटी निधि खन्ना, जिसे वो अपने साथ मुंबई ले आई थी राजीव खन्ना को डिवोर्स देकर। ईशानी ने अपने 3rd हस्बैंड पैट्रिक को अपने 2nd हस्बैंड और बेटी निधि के बारे में तो सब कुछ बताया था, लेकिन अपने पहले हस्बैंड और बच्चों के बारे में ना तो 2nd हस्बैंड जानता था और ना ही 3rd हस्बैंड। और 1st हस्बैंड को 2nd हस्बैंड और 3rd हस्बैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कहते हैं कि अगर मेमोरी अच्छी ना हो तो झूठ बोलने से बचना चाहिए। पार्टी खत्म होने जा रही थी। इधर पैट्रिक अपने दोस्तों को बाय और थैंक यू कहने के लिए लिफ्ट तक आ गया था। उधर ईशानी कुछ देर के लिए बालकनी की खुली हवा में जाकर खड़ी हो गई। सारे गेस्ट जा चुके थे। पैट्रिक अंदर आया तो उसने देखा ईशानी बालकनी में खड़ी है। उसने अपने मैनेजर से सारे गिफ्ट कार में रखने को कहा और ईशानी के पास जाकर खड़ा हो गया। रात के 3 बज रहे थे। पियानो की हल्की सी आवाज़, बादलों में छुपा चांद, ओल्ड वाइन का हल्का सा सुरूर और उस पर ईशानी का साथ। पैट्रिक ने आज बड़े हक से ईशानी का हाथ पकड़ा और तभी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। नवंबर में मुंबई में बारिश, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कलकत्ता क्लब क्वीन से मुंबई मीडिया टाइकून बनी ईशानी को अब अंदाजा होने लगा था कि क्यों पैट्रिक मुखर्जी को मीडिया मुगल कहा जाता है। केबल टीवी से सास बहू के सीरियल से देश को रुलाने का आइडिया पैट्रिक मुखर्जी का ही था और फिर सवाल जवाब से देवियों और सज्जनों को करोड़पति बनाने का आइडिया भी पैट्रिक मुखर्जी का ही था। वो पैट्रिक ही था
जिसने एक स्ट्रगल करते चैनल को स्टार बना दिया। पैट्रिक अपने वक्त का सबसे कामयाब सीईओ था और अब उसके साथ साथ वो लाइमलाइट, वो अटेंशन ईशानी को बिना मांगे मिल रही थी। पर किसे पता था ये चकाचौंध ईशानी के उस गुजरे कल तक पहुंच जाएगी जिसे ईशानी ने अब तक अंधेरे में सबसे छिपा कर रखा था। 2004 दिसपुर, कलकत्ता। आरती, ए आरती, ये देख तो जरा, ये पेपर में ईशानी की फोटो है ना ईशानी? हाँ, लग तो रही है। अरे वही है, ये देख नाम, ईशानी मुखर्जी। अरे पर उसने तो किसी खन्ना से शादी कर ली थी ना, फिर मुखर्जी? अरे क्या फर्क पड़ता है, पेपर में अपनी ईशानी की फोटो छपी है, लगता है बड़ा नाम और पैसा बना लिया है। अच्छा सुन, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना सारे लोग आ जाएंगे फायदा उठाने। सोचने दे, मुझे कुछ सोचने दे। देवेंद्र बोरा ने सोचने में जरा भी देर नहीं की। ना उसके पास ईशानी का फोन नंबर था, ना उसका पता, लेकिन फिर भी उसने पेपर में छपी इन्फॉर्मेशन को जोड़ तोड़ कर ईशानी के ऑफिस का एड्रेस बनाया और एक लेटर ईशानी को भेज दिया। देश में हर दिन लाखों करोड़ों लेटर्स इधर से उधर भेजे जाते हैं और एकदम करेक्ट एड्रेस होने के बावजूद बहुत से लेटर कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये लेटर जिस पर एड्रेस जोड़ तोड़ कर लिखा गया था पहुंच गया। लेटर में एक ही बात को घुमा फिराकर 3 बार लिखा गया था। बेटा ईशानी, तुम्हारा फोटो पेपर में देखा, तुम्हारी तरक्की देख के खुशी हुई। रीना और माइकल बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, दोनों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी जिंदगी मिल जाए काफी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज लेटर पहुंचा था, कल रीना और माइकल भी पहुंच सकते थे। जिस झूठ को अब तक छिपाए रखा था, अब उससे भागना सही नहीं होगा। इससे पहले कि वो झूठ ईशानी को ढूंढता हुआ चला आए, क्यों ना उससे पहले उसके साथ कुछ समझौता कर लिया जाए। ईशानी ने लेटर के जवाब में कुरियर भेजा। कुरियर में कुछ रुपए और 2 एयर टिकट थे। साथ में लिखा था एक फोन नंबर। जिस पर देवेंद्र बोरा ने कॉल किया तो ईशानी ने एक तय तारीख को रीना और माइकल को कलकत्ता बुला लिया था। होटल का एड्रेस बच्चों को फ्लाइट लैंड होने के बाद ही मिलने वाला था। रीना अब 17 साल और माइकल 15 साल और 6 महीने का था, जिन्हें बहुत ही बुरा लगता था जब कोई उनसे कहता कि देवेंद्र और आरती उनके माँ बाप नहीं बल्कि नाना नानी हैं। कुछ साल पहले तक इस बात पर वो बाकी बच्चों से झगड़ भी लेते थे, लेकिन अब शायद उन्हें बात समझ में आने लगी थी। इसलिए इस बार जब देवेंद्र और आरती ने दोनों को बैठाकर बताया कि वो असली माँ से मिलने जा रहे हैं, तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस बात पर खुश होना चाहिए या दुखी। दोनों चुप थे, लेकिन माँ से एक बार मिलना चाहते थे ताकि उसका एक चेहरा याद रख सकें। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। ईशानी के ड्राइवर ने बच्चों को होटल छोड़ दिया। ईशानी खुद बच्चों को लेने होटल की लॉबी तक आई थी। एक माँ अपने बच्चों से 10 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद मिल रही थी। अगर ईशानी ने अपनी ये जिंदगी राजीव और पैट्रिक से छिपाई नहीं होती तो शायद ये मुलाकात पहले हो सकती थी, किसी और तरीके से हो सकती थी। लेकिन यहाँ ईशानी बच्चों से ऐसे मिली जैसे वो अपने मैनेजर, किसी एम्प्लॉय या किसी क्लाइंट से मिलती है। कलकत्ता और माँ दोनों ही बच्चों के लिए नए थे, इसलिए कभी वो कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारों को देख रहे थे तो कभी माँ के चेहरे को। वैसे दोनों में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन होटल रूम में पहुंचते ही ईशानी जैसे माँ मोड में शिफ्ट हो गई। उसने बच्चों से बड़े अच्छे से बातें करना शुरू की। कैसे हो तुम, कैसा लगा फ्लाइट में बैठकर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अच्छा बताओ क्या खाओगे, वगैरह वगैरह। बच्चों को अब जाकर लगा कि वो अपनी माँ से मिलने आए हैं, पर शायद ये आखिरी बार था जो अपनी माँ से मिल रहे थे, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपनी माँ को अपनी दीदी मान लेना था। यही वो डील थी जिसके लिए ईशानी मुंबई से कलकत्ता आई थी। उसने अपनी मजबूरी को डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन बच्चों से इतना जरूर कहा कि अब वो मुंबई में रहती है। उसके हस्बैंड का नाम है पैट्रिक मुखर्जी और अब उसकी एक 7 साल की बेटी भी है जिसका नाम है निधि। वो बे आपको दीदी बोलती है? माइकल ने वो पूछ लिया जो नहीं पूछना था। ईशानी ने कहा, नहीं, वो मेरी बेटी है, मुझे माँ बोल सकती है। जब दोनों बच्चों ने ईशानी में एक दबी हुई नफरत को महसूस किया था। रीना सब समझ रही थी लेकिन चुप थी। नाना देवेंद्र बोरा ने दोनों बच्चों को समझाकर भेजा था कि अगर अच्छे स्कूल में पढ़ना है
अच्छी लाइफ चाहिए तो वो सुनते और करते जाना जो ईशानी चाहती है। 17 साल की रीना बोरा आज उस एजुकेशन के लिए चुप थी जिस एजुकेशन को माँ ईशानी ने 17 साल की उम्र में सिविल हॉस्पिटल की एक गली में छोड़ दिया था। डील फाइनल हो चुकी थी। माँ को दीदी कहने के बदले बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ का प्रॉमिस दिया जा चुका था। ईशानी मुखर्जी के लिए यह अच्छा सौदा था, देवेंद्र आरती के लिए भी अच्छा सौदा था और बच्चों को पता ही नहीं था कि इस डील की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। 1000 करोड़ की लाश। 1000 करोड़ की लाश। Narrated by नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ईशानी ने देवेंद्र को पैसे भेजने शुरू कर दिए। घर की हालत धीरे धीरे पहले से बेहतर हो गई। वक्त गुजरा। रीना ने अपनी स्कूल की एजुकेशन अच्छी ग्रेड से पास कर ली। अब रीना भी वो सपने देख सकती थी जो उसे कभी मुश्किल लगते थे। उसने मुंबई के कॉलेज सेंट जेवियर में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसे एडमिशन मिल भी गया। जब रीना ने ये बात ईशानी को बताई तो ईशानी ने कोलाबा में एज ए पेइंग गेस्ट उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। फिर एक दिन मौका पाकर ईशानी ने रीना को पैट्रिक और बाकी लोगों से भी मिलवा दिया और ये कहकर मिलवाया कि रीना उसकी छोटी बहन है और इसके अलावा उसका एक छोटा भाई भी है जो अभी गुवाहाटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसका नाम है माइकल बोरा। पता है, झूठ और प्यार में एक सिमिलैरिटी होती है, एक समानता है और वो ये है कि दोनों दबे पांव चलते हैं और दोनों कब कहाँ पहुंच जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। ईशानी ने जब रीना को अपने परिवार से मिलवाया तो उस वक्त पैट्रिक का छोटा बेटा रोहित मुखर्जी भी वहीं था। रोहित और रीना की एज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। रोहित अभी भी यूएस से इंडिया आया था और यहाँ कुछ काम शुरू करना चाहता था। ये पहली बार था जब रोहित और रीना ने एक दूसरे को देखा। वैसे माँ ईशानी और डैड पैट्रिक का रिश्ता रोहित और रीना को न चाहते हुए भी भाई बहन बना चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्यार और झूठ दबे पांव चलते हैं। रोहित और रीना के केस में वो प्यार था जो दिल तक पहुंच रहा था। हाँ, जरूरत थी बस कुछ और मुलाकातों की। रीना ज्यादातर कॉलेज में बिजी रहती, लेकिन संडे को अपनी मदर टर्न सिस्टर के घर चली जाती, जहाँ अक्सर ईशानी और पैट्रिक तो नहीं होते लेकिन रोहित जरूर मिल जाता। उसे पता था कि संडे को ईशानी का आने का दिन होता है। दोनों ड्रिंक्स बनाते और वाइन पीते हुए घंटों एक दूसरे से बातें किया करते, साथ में लंच और साथ में डिनर, और इस तरह संडे कब चला जाता पता ही नहीं चलता। और यही सिलसिला हफ्तों महीनों चलता रहा। लेकिन एक संडे जब रीना ईशानी के फ्लैट में पहुंची तो वहां रोहित नहीं मिला। उसने बातों बातों में ईशानी से पूछ लिया कि रोहित कहाँ है। ईशानी ने कहा, He is a young boy now. उसे प्राइवेसी चाहिए थी and he shifted in a new flat. रीना को समझ में आ गया कि प्राइवेसी के नाम पर रोहित को नए फ्लैट में शिफ्ट करने का आइडिया ईशानी का ही था। रोहित से पहली बार नहीं मिलकर रीना को ऐसा लगा जैसे कुछ छूट सा गया। वो रोहित को मैसेज करने जा रही थी कि तभी उसे रोहित का मैसेज आया, Hey, missing you. रीना ने जवाब में सैड इमोजी भेजा और पूछा, वाइन है या लेती आऊं? रोहित ने लोकेशन भेजते हुए कहा, The cab is waiting for you and the wine is ordered. रीना ने तेजी से अपना बैग उठाया, हाउस हेल्प से कहा, मैडम को बोलना मैं निकल गई, जरूरी काम आ गया था। ये लाइफ का वो वक्त है जब आपको लगता है लिफ्ट स्लो क्यों चल रही है, इतना टाइम क्यों ले रहा है और ये कैब वाला थोड़ा फास्ट क्यों नहीं चल सकता। 40 मिनट में रोहित से चैट करते हुए रीना लोकेशन पर पहुंच गई। बांद्रा की एक बिल्डिंग के नीचे रोहित उसका इंतजार कर रहा था। इश्क की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी सिवाय इजहार के। रोहित रीना को अपने घर ले आया। फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर म्यूजिक सिस्टम पर वायलिन बज रहा था। फर्श पर रीना के फेवरेट रेड रोजेस बिछे हुए थे। पूरा फ्लैट कैंडल्स की रोशनी से रोशन था। रेड रोज कारपेट पर चलते हुए जब रीना अंदर पहुंची तो एक टेबल पर वाइन के 2 ग्लास रखे हुए थे और साथ में रखा था हाथ से लिखा एक नोट। Sundays are not enough. I want to share my weeks, my months, my years, my life with you. एक मुकम्मल खुशी के इंतजार में रीना की आंखों में सालों से आंसू ठहरे हुए थे और जब वो बहे तो क्या खूब बहे। रोहित की सफेद शर्ट, रीना के आंसू, काजल और लिपस्टिक से ऐसी खराब हुई कि फिर उस सीने और शर्ट दोनों पर कोई दूजा रंग चढ़ा ही नहीं। पता है इश्क का डेडली कॉम्बो कब बनता है? जब एक हालातों से परेशान लड़की उस लड़के से मिलती है जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो। और इस इश्क में तो हिम्मत बहुत जरूरी थी क्योंकि रीना और रोहित के इस इश्क को उसकी रजामंदी चाहिए थी, जिसने कभी ईशानी और सौरभ के इश्क की बड़ी कीमत चुकाई थी, खुद ईशानी।
पर रीना और रोहित अपने इस रिश्ते को ईशानी से तब तक छुपाए रखना चाहते थे जब तक छिपाया जा सके, और यहाँ ईशानी के पास भी कुछ ऐसा था जिसे वो रीना से छिपा रही थी। हेलो ईशानी, कहाँ हो तुम? माइकल को होश आ गया है। क्या करना है, क्या है इसका? हाथ पैर बांधे हुए हैं लेकिन चीखे जा रहा है। तुम हो कहाँ? कॉल राजीव खन्ना का था, बात माइकल की हो रही थी, लेकिन माइकल तो गुवाहाटी में पढ़ रहा था, या मुंबई में क्यों था भी तो उसे बांध के क्यों रखा था, और खन्ना उसके साथ क्या करने वाला था? प्यार इश्क मोहब्बत में आप भूल ही गए जनाब कि ये कहानी एक मर्डर की कहानी है। थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। तो बात है 2005 की, जब माइकल अपने 10th के एग्जाम दे चुका था। रीना पहले ही मुंबई आ चुकी थी। रीना और रोहित एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे और माइकल का 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका था। उसका रिजल्ट आते ही उसे ईशानी ने मुंबई से कॉल किया कि फौरन मुंबई चले आओ, यहाँ से तुम्हें बेंगलोर जाना है, जहाँ एक बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल में तुम्हारा एडमिशन किया जा चुका है। रीना पहले से ही मुंबई में थी और खुश थी। यही सोचकर माइकल ने ईशानी को मुंबई में ही कहीं एडमिशन करा देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ईशानी बच्चों के लिए वही करती थी जो वो चाहती थी। हारकर माइकल को बेंगलोर आना पड़ा। इस हाई प्रोफाइल स्कूल में देश भर के रईसों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल जितना बड़ा था, माइकल अपने आप को उतना ही छोटा फील करने लगा था। पहली मुश्किल थी कि पूरे वक्त सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने की पाबंदी। दूसरी मुश्किल थी खर्चीली लाइफस्टाइल को मैच करना, जो स्कूल के दूसरे बच्चों में कॉमन थी, लेकिन माइकल को बेसिक ज़रूरतों के लिए भी ईशानी की तरफ देखना पड़ता था। और तीसरी मुश्किल थी कि एक बच्चे का मन, जिसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। माँ बाप के बिना बड़ा होना वैसे ही मुश्किल था, और अब उसकी बहन, उसके नाना नानी भी उससे दूर थे। और चौथी मुश्किल पता है क्या थी? वो जानता था कि उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए हार कर वो ईशानी को कॉल करने लगा। बार बार कहने लगा कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मुझसे बात नहीं करता कोई, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सब मजाक बनाते हैं, मुझे वापस घर भेज दो। एक साल तक माइकल यही कहता रहा। उसने बेंगलोर में 11th का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अब भी कुछ नहीं करता तो एक और साल यहाँ फंस कर रह जाता। इसलिए उसने ईशानी को इतने कॉल किए कि हार कर ईशानी ने उसे मुंबई की फ्लाइट की टिकट भेज दी। लेकिन एयरपोर्ट पर उसे ईशानी या उसका ड्राइवर नहीं, बल्कि राजीव खन्ना लेने आया। ईशानी ने फोन पर माइकल से कहा, ये राजीव अंकल हैं, इनकी बात मानना। फिर राजीव माइकल को घर के बजाय होटल ले गया। दोनों ने साथ में खाना खाया, और जब अगली सुबह माइकल की नींद खुली तो उसने देखा कि वो होटल में नहीं, कहीं और है। उसके हाथ पैर एक लोहे के बेड से बंधे हुए हैं और कहीं किसी तरह की कोई आवाज नहीं है। माइकल डर गया। उसने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? हेल्प मी, मुझे खोलो कोई, हेल्प मी। हेलो ईशानी, कहाँ हो तुम? माइकल को होश आ गया है। क्या करना क्या है इसका? हाथ पैर बांधे हुए हैं लेकिन चीखे जा रहा है। तुम हो कहाँ? बांध के रखो उसे। ज्यादा चिल्लाए तो नींद के इंजेक्शन देते रहो। कल देखते हैं क्या करना है।